दोस्तों नमस्कारम। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात की थी उन अटकलों पर जिन अटकलों के तहत बात हो रही थी कि के अन्नामलाई जो कि तमिलनाडु के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे वो बीजेपी छोड़ना चाह रहे हैं। कल 2 जून को इस बात पर मुहर लग गई है दोस्तों कि ये अटकलें नहीं, एक फैक्ट था। जी हाँ, कल अन्नामलाई जी दिल्ली आए थे और वहाँ पर उन्होंने भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन जी और भाजपा के महामंत्री BL संतोष जी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने अपना इस्तीफ़ा फॉर्मली उनको दे दिया है। इसके साथ साथ ही वे अमित शाह जी से भी मिले, जिसमें क्या बातें हुई, किस तरीके की बातें हुई उसका खुलासा अभी तक आया नहीं है, पर यह बात तय है इस्तीफ़ा देने के बाद से कि अब उनके रास्ते बीजेपी से अलग हो रहे हैं। जी हाँ, लेकिन ये अलग होना कई एक मामलों में अच्छा भी लग रहा है। अच्छा इस वजह से भी लग रहा है कि सबसे पहली बात तो जिस तरीके से अलग हुआ गया, मतलब जिस तरीके से उन्होंने अलग होना चुना, मतलब बहुत ही फॉर्मली, बहुत ही डिसेंट तरीके से। ऐसा नहीं कि कोई मनमुटाव है तो वो गुस्सा करके, बयानबाजी करके वो पार्टी से अलग हो रहे हैं। जी नहीं, जिस हिसाब से वो अमित शाह जी से मिल रहे हैं, फ़ोटोज़ जिस तरीके से आप नेट में देख सकते हैं, नितिन नबीन जी से मिले हैं, वहाँ पर जो उनका जेस्चर है और अमित शाह जी का भी जेस्चर है, उसको देखकर ये लगता है कि बहुत ही एक साझा समझदारी के तहत इस तरीके के फैसले पर वे दोनों पार्टियां आगे बढ़ रही हैं। तो ये अच्छी बात है कि इस तरीके से एग्जाम्पल अन्नामलाई जी शो कर रहे हैं कि वे पार्टी से मनमुटाव होने के बावजूद बहुत ही अच्छे तरीके से पार्टी से विदा ले रहे हैं, फॉर्मली पार्टी से विदा ले रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि के अन्नामलाई के बीजेपी से अलग होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। कुछ कारण तो बहुत ही विजिबल हैं, बहुत ही इन द फेस हैं, आप देखकर भी समझ सकते हैं जो चीज़ें अभी तक हो रही थी। इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी कारण हैं जो इंटरनल हैं, जो हो सकता है कि अन्नामलाई के दिमाग में रही होंगी या होंगी, तो उसका हम केवल कयास लगा सकते हैं। तो उसको भी हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो भी फैक्ट रहा होगा उनके इस निर्णय के पीछे। साथ ही हम बात करेंगे इस वीडियो में कि अन्नामलाई के बीजेपी छोड़ने के बाद तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में कैसे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे या किस तरीके का रोल वो तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में निभाएंगे और किस तरीके से वो तमिलनाडु के रीजनल पॉलिटिक्स को शेप करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, नए जितने भी व्यूवर्स हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में कहा कि उनका अलग होना बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ। एक लास्ट मीटिंग के तौर पर वो यहाँ आए, बात हुई। हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है कि उनका इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया गया है। हो सकता है कि वो फिर से उन्हें कुछ दिनों में मनाने की कोशिश करें, जैसा भी हो, पर जिस हिसाब का नेचर के अन्नामलाई जी का है, मैंने जितना उन्हें देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी शर्तों से झुकने वाले हैं या फिर एक बार जिन्होंने ठान लिया उससे पीछे हटने वाले हैं। तो खैर आइए हम आज अब बात करते हैं कि वो क्या कारण होंगे जिसकी वजह से के अन्नामलाई जी बीजेपी से अलग हो रहे हैं। जी हाँ, तो सबसे पहला कारण जो इन द फेस है वो सबको विजिबल है, सबको पता है कि उन्हें जब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो वो चाहते थे कि वो नब्ज़ को समझ चुके थे कि अब तमिलनाडु जो है द्रविडियन पॉलिटिक्स से ऊपर उठना चाह रही है। वो जेनजी के सेंटिमेंट्स को समझ रहे थे, लोगों के सेंटिमेंट्स को समझ रहे थे, तो वो फिर से द्रविडियन पार्टियों के साथ जो गठबंधन है या उनका सहयोग है उससे वो बचना चाह रहे थे। और उनका हमेशा से मानना रहा था कि हम भाजपा को एक तीसरे विकल्प के रूप में वहाँ तमिलनाडु में खड़े करते हैं। लेकिन चूँकि पता नहीं पार्टी आला कमान को क्या समझ में आया, उनका मेन ध्येय लग रहा था कि वो सिर्फ डीएमके को हराना चाहते हैं, स्टालिन को हराना चाहते हैं, और इसके लिए उन्हें लगा कि एआईडीएमके जो है वो एक अच्छा गठबंधन साबित हो सकता है। हालांकि अन्नामलाई इसके खिलाफ रहे, क्योंकि अन्नामलाई जो थे वो डीएमके और एआईडीएमके दोनों के खिलाफ बोलते रहे, दोनों के करप्शन के खिलाफ बोलते रहे, दोनों की आइडियोलॉजी के खिलाफ बोलते रहे, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और गठबंधन में रहने के बावजूद बोलते रहे, जिसके चलते इस 2024 के चुनाव में उनसे गठबंधन तोड़ा भी गया और बीजेपी ने स्वतंत्र चुनाव लड़ा भी। पर
आला कमान को ये लगा, बीजेपी आला कमान को ये लगा कि विधानसभा चुनाव में हमें उनके साथ गठबंधन में जाना चाहिए, और इस एक निर्णय की वजह से अन्नामलाई जी को प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा। और वो प्रेशर में छोड़ना नहीं पड़ा, छुड़ाया गया। क्यों? क्योंकि जो AIADMK के जो अध्यक्ष थे पलनीस्वामी, उनका एक शर्त था कि ये जो है हमारे विरोध में बोलते हैं तो इन्हें आप दूर ही रखें, जिसके चलते अन्नामलाई साइडलाइन हो गए और उनकी बात नहीं सुनी गई। साथ ही साथ ये भी एक इशू था कि जब सीटों का बंटवारा हो रहा था, कैंडिडेट्स चुने जा रहे थे, तो कैंडिडेट्स में देखिए अन्नामलाई को भी नहीं चुना गया था। तो सीटों का बंटवारा और कैंडिडेट्स जो वहाँ पर खड़े हुए वो भी लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से 2026 के चुनाव में जो अभी हुए विधानसभा चुनाव, उसमें बीजेपी ने बहुत ही गंदा परफॉर्म किया। तो ये एक कारण रहा, ये पहला कारण रहा जिसकी वजह से अन्नामलाई थोड़े से साइडलाइन हुए। और इस साइडलाइन होने की वजह से उन्हें अपना रोल बीजेपी में अब ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि जिस लेवल का वो इंटेलेक्ट रखते हैं, जिस लेवल की समझ रखते हैं अन्नामलाई, हालांकि पॉलिटिकल लाइफ उनकी बहुत ही छोटी है, बट जिस हिसाब से उन्होंने प्रशासनिक सेवा पुलिस में सेवा की है, पुलिसिंग की सेवा की, और जिस हिसाब से उनका इमेज रहा है, तो उस हिसाब से उनको मुझे नहीं लगता कि कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा करना पसंद है। और इस साइडलाइन होने की वजह से, अपनी वैल्यू कम होता देखने की वजह से उन्हें ये लगा कि भाई अब ये टाइम आ गया है कि मैं अपने आप को स्वतंत्र लेवल पे मैनिफेस्ट करने की कोशिश करूं, या मैं जैसा सोचता हूं मैं अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से यहाँ पर काम करूं। तो जिसके चलते फिर उन्होंने ये फैसला लिया होगा। इस फैसला लेने में मुझे लगता है कि 2026 के चुनाव का रिज़ल्ट भी काफ़ी हद तक रोल इसने रखा है। क्यों? क्योंकि विजय का जीतना, थलपति विजय का जीतना भी यह शो करता है कि अन्नामलाई सही थे कि तमिलनाडु जो है अब द्रविड़ पॉलिटिक्स से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। विजय ने कहीं भी अपने आप को द्रविड़ पॉलिटिक्स का खेल खेलता नहीं दिखाया अपने आप को। जब वो चुनावी रैलियां कर रहे थे, वो बस राष्ट्र के विकास की, लोगों की बात कर रहे थे। तो इससे जाहिर है कि वो जो द्रविड़ पॉलिटिक्स है उससे जनता ऊपर उठी, और विजय का जीतना भी यही साबित करता है। तो के अन्नामलाई जो है इस बात को वैलिडेट करते हैं कि उनका सोचना सही था उस समय पे, और अब वो उसी वैक्यूम को जो बीजेपी नहीं भर पाई, उस वैक्यूम को भरने के लिए अब वो खुद की पार्टी बनाकर मैदान में उतरना चाहते हैं, जिसमें एक नेशनलिज्म तो रहेगा, नेशनलिज्म का एलिमेंट तो रहेगा। क्योंकि बीजेपी के साथ काम करते करते हमने उनका नेशनलिस्टिक अप्रोच देखा है। उनके सर्विस के दौरान भी जो उनकी हम बातें सुनते हैं, उनके जो इंसिडेंट सुनते हैं, उनके साथ हुई घटनाएं के बारे में सुनते हैं, तब भी हमें पता है वो कितने नेशनलिस्टिक हैं, कितने राष्ट्रभक्त हैं। तो तमिलनाडु में अब जो मुद्दा बनेगा वो राष्ट्रभक्ति, नेशनलिज्म का बनेगा, और उसमें वो ओरिजिनलिटी का मतलब तमिल फर्स्ट वाला एलिमेंट भी फ्यूज़ करेंगे, जिससे वे तमिलनाडु में के पॉलिटिक्स में अच्छा फेरबदल कर सकते हैं, अच्छा भूमिका निभा सकते हैं। तो ये कुछ 3 कारण हम यहाँ पर बात कर सकते हैं जिसकी वजह से के अन्नामलाई जो हैं ने बीजेपी छोड़ दिया है। अब देखते हैं कि किस तरीके का परिवर्तन आ सकता है के अन्नामलाई के वहाँ पर नई पार्टी बनाने पर, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि रजनीकांत जी ने उन्हें सपोर्ट देने की बात कही है, और रजनीकांत विजय के जैसा ही परसोना रखते हैं, शायद उनसे ज़्यादा परसोना रखते हैं, जिस तरीके का उनका रीच है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है। तो ऐसे सेलिब्रिटी का सपोर्ट अन्नामलाई जी को मिलना तमिलनाडु में उनके पैठ को बहुत ही अच्छा बनाएगा। और मैंने जैसा कि कहा कि तमिलनाडु में सबसे पहली चेंजेस जो होगी कि अब वहाँ की पॉलिटिक्स में डीएमके और AIADMK इरेलेवेंट होते चले जाएगी, जैसा कि बंगाल में अब टीएमसी होते गई है, या केरला में लेफ्ट की पार्टी होती गई है। तो मुझे अब ये दिखने लगा है कि तमिलनाडु में डीएमके और AIADMK जो मूल रूप से द्रविड़ पॉलिटिक्स करती थी, वो अब हाशिए पर जाने वाली है, और मुझे नहीं लगता कि अब वो वापस उठने वाली है। क्यों? क्योंकि एक तो पहला ये 5 साल विजय का कैसा जाता है ये बहुत कुछ निर्भर करेगा, और अगली बार तक अगर उन आने वाले 5 सालों तक अगर के अन्नामलाई की पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से अपने मैसेजिंग को सही कर पाई, तो मुझे लगता है कि अगला जो चुनाव आएगा उसमें अन्नामलाई CM पद के बहुत ही दमदार दावेदार होंगे, जो विजय से ज़्यादा एक तरीके से डिज़र्विंग है, क्योंकि उनको पुलिस सेवा का भी अनुभव है कि कैसे मैनेजिंग की जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास जो विजय के पास नहीं है। विजय तो सिर्फ अपनी जो फिल्मी छवि है उसके हिसाब से वहाँ पर चुन के आए और फॉर अ चेंज चुन के आए।
बट अगर अगली बार अगर आया तो मुझे लगता है द्रविड़ पॉलिटिक्स हाशिए पर जाएगा और एक नया पॉलिटिकल शिफ्ट जो है तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में दिखेगा, जो कि नेशनलिज्म और रीजनल ग्रोथ पर बेस्ड होगा, जहां पर नॉर्थ साउथ का जो फ्यूज़न है और एक तरीके से जो एकता है उसकी बात थोड़ी और आगे बढ़ी जा सकती है, जैसा कि आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है, कर्नाटक में भी देखने को मिलता है। तो तमिलनाडु एक अनछुआ सा राज्य था जो शायद अन्नामलाई के नई पार्टी बनाने के बाद अनछुआ ना रह जाए। क्यों? देखिए, बीजेपी की एक आइडियोलॉजी है कि वो देशभक्ति को सामने रखती है, हिंदुत्ववादी छवि तो है ही, बट वो नेशनलिस्टिक छवि भी रखती है और उन्हें पता है कि अन्नामलाई एक नेशनलिस्ट व्यक्ति हैं और इसी वजह से बीजेपी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज उन्हें नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आगे जाते हैं तो इससे फ़ायदा बीजेपी का ही इनडायरेक्टली होगा, क्योंकि बीजेपी चाहती है देश का विकास। खुद का विकास तो पॉलिटिकल पार्टियां चाहती हैं, बट आइडियोलॉजी वाइज अगर देखा जाए तो नेशन फर्स्ट की उनकी पॉलिसी चलती है, जिसमें अन्नामलाई जो है एक तरीके से हेल्प करेंगे, उसमें एक अच्छी भूमिका निभाएंगे। तो बीजेपी के लिए एक बार ये गलत लग रहा है, लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल कंट्री के लिए, तमिलनाडु के लिए, तो ये एक अच्छा शिफ्ट पॉलिटिक्स में लेकर आएगी। तो दोस्तों, के अन्नामलाई जी का अलग होना तो लगभग तय है, मान के चलिए। मुझे नहीं लगता कि वो किसी की भी बात अब सुनने वाले हैं, चाहे कोई भी आ जाए, और बहुत अच्छे तरीके से वो अलग होकर जा रहे हैं और हो सकता है 2 से 3 महीने 4 महीने में वो अपनी नई पार्टी के साथ आ जाए, क्योंकि जिस हिसाब से उनको वहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है वो बढ़िया है और डैम श्योर है कि वो इस तरीके से नई पार्टी लेकर आगे बढ़ेंगे और जिस तरीके से हमने अभी बात की इस वीडियो में, उसी स्तर पर वो आगे जाए, ऐसी हम आशा करेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि के अन्नामलाई कि अरविंद केजरीवाल जैसे व्यक्ति होंगे जो बड़ी बड़ी बातें कर कर आए थे और आकर पॉलिटिक्स में ही रच बस गए, एक राजनेता ही बनकर रह गए। कम से कम के अन्नामलाई की छवि वैसी तो नहीं दिखती कि वो अपने फ़ायदे के लिए इस तरीके का निर्णय लेंगे। तो ये बहुत बढ़िया है और मैं के अन्नामलाई जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ उनके भविष्य के लिए, कि वो बहुत अच्छे तरीके से भारत में एक अच्छी राजनीतिक पार्टी बनाएं जो देश के लिए सोचती है, जो लोगों के लिए सोचती है, जो खुद के स्वार्थ से परे जाकर सोचती है। तो आप भी उस तरीके की एक पार्टी बनाइए और आप राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाइए। तो हमारी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और भी कुछ अपडेट अगर इस मामले में आते हैं तो मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कारम।